तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेयर रिप्स स्टडी सर्कल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 संस्कृत का पार्ट 1 की पूरी आंसर की यानी उत्तर कुंजी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्रश्न के पत्र के सभी प्रश्नों के सही उत्तर बताएंगे, जिससे आप अपना पेपर आसानी से चेक कर सकें और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संस्कृत त्रैमासिक परीक्षा की आंसर को देखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कितना। तो पाठ में कुल 5 मंत्र था यानी श्लोक संकलित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये वाला। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की पटना किस नदी के तट पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए पटना, तो पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, ये सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए पटना का जो प्राचीन नाम है वो पाटलिपुत्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है, जिसका बिहार की राजधानी पटना भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर कि सत्यमेव जयते श्लोकांश किस उपनिषद से लिया गया है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए सत्यमेव जयते, ये सत्य की ही विजय होती है, जो भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य हैं। यह सारनाथ के अशोक स्तंभ पर अंकित है। तो ये किसके से है, तो वह मुंडको उपनिषद से था। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वित्त शोकों का हिंदी में अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो 4 नंबर का आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए यह शब्द वित्त मतलब होता है मुक्त यानी चला गया। ठीक है, और शोक से बना है, तो जिसका अर्थ है शोक समाप्त हो गया हो, तो शोक रहित होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ये। ठीक है, शोक रहित, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 5 नंबर समुद्री पद में कौन सी विभक्ति है। तो 5 का आंसर क्या हो जाता है। तो समुद्र एक अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो बालक के बालके की तरह इसका समाप्त सप्तमी एकवचन रूप हो जाएगा समुद्रे, जिसका अर्थ होता है समुद्र में होता है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाता है, सप्तमी विभक्ति। अगला क्वेश्चन है नान्य पद में कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। तो ये स्वर संधि है। क्या है, स्वर संधि। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर कि पात्रेन पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। देखिए पात्रेन जो है अकारांत नपुंसक लिंग पात्र शब्द का रूप है, जो हिंदी में से क्या होता है, हिंदी में से या द्वारा कारक चिन्ह करण कारक के लिए संस्कृत में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 7 का मेरा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है कि नानृत पद में किन किन वर्णों का मेल है। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए इसमें ना अ प्लस अ का वर्णों का मेल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये वाला, अ प्लस अ। 8 का सी हो जाता है। ठीक है, ये वाला। अगला है 9 नंबर कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को निम्न में से कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है। तो 9 का क्या हो जाता है इसका आंसर। तो देखिए उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। तो इन्हें आत्मा, परमात्मा और संसार के गूढ़ दार्शनिक सिद्धांतों की विस्तृत व्याख्या मिलती है। तो ये कहाँ मिलती है, तो उपनिषद से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, उपनिषद से। 9 का आंसर सी हो जाएगा। अगला है 10 नंबर कि सभी तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, डैश है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी तपस्या का परम लक्ष्य है परमात्मा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, 10 का सी आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है 11 कि किस नदी के ऊपर गांधी सेतु निर्मित है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। तो देखिए महात्मा गांधी सेतु बिहार की राजधानी पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। यह प्रसिद्ध पुल गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो कहाँ बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होता है सी, गंगा नदी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 11 के सी हो जाता है। नेक्स्ट है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु निम्न में से कौन थे। तो 12 का आंसर क्या हो जाता है। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह जी
गुरु गोविंद सिंह जी के सिख धर्म के 10वें और अंतिम मानव गुरु थे। इनका जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ का स्थापना की थी। किसका? खालसा पंथ की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? गुरु गोविंद सिंह का। इसका राइट आंसर बी हो जाता है 12 का। नेक्स्ट है 13 नंबर कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ है पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इनका जन्म जो हुआ है 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 13 का ए। नेक्स्ट है 14 नंबर कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो 14 का आंसर क्या हो जाता है? देखिए 14 नंबर का कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र यानी पटना में गुप्त वंश के शासन के दौरान कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। यह उत्सव आज भी दुर्गा पूजा की तरह अत्यंत लोकप्रिय था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शरद ऋतु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 का बी। अगला है 15 नंबर कि सरस्वती कुल गृहम किसको कहा गया है? तो 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए सरस्वती कुल गृहम का अर्थ होता है ज्ञान शिक्षा का घर। ठीक है, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा और विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था, जहाँ चाणक्य, आर्यभट्ट और पाणिनि जैसे विद्वान हुए, इसलिए इसे यह संज्ञा दी गई है। तो पाटलिपुत्र को इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र को ऑप्शन नंबर ए। 15 का क्या हो जाता है? पाटलिपुत्र को ऑप्शन नंबर ए हो जाता। अगला है 16 नंबर कि महित लतिलकम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाता है? तो देखिए अस्ति महित तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंत स्थानम। इसका अर्थ है कि पृथ्वी का तिलक जो है महित लतिलकम यानी विद्या का केंद्र और स्वर्ग से भी सुंदर महानगर पाटलिपुत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। 17 नंबर क्वेश्चन है पुराणों में पटना का नाम क्या था? पुराणों में पटना का नाम क्या था? तो देखिए वायु पुराण और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के साक्ष्यों के अनुसार प्राचीन काल में पटना का पुष्पुर या कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 17 के सी हो जाता है, पुष्पपुर। ठीक है, पुष्पपुर ऑप्शन नंबर सी 17 का। अगला क्वेश्चन है 18 कि किस नगर के समीप फूलों का अधिक उत्पादन होता था? तो देखिए प्राचीन काल में इस नगर के आसपास, किस नगर को? पटना नगर के आसपास फूलों यानी पुष्पों के बहुत बड़े पैमाने पर खेती और उत्पादन होता था। इसी प्रचुर उत्पादन के कारण इस नगर का नाम पुष्पपुर पड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पपुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, पुष्पपुर। अगला क्वेश्चन है कि किस वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो देखिए पाटलिपुत्र में गुप्त वंश के शासन काल में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता था। यह उत्सव आज के समय में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा की पर्व की तरह अत्यंत लोकप्रिय था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा गुप्त वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर कि कौमुदी महोत्सव का दृश्य वर्तमान में किस पूजा में दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो बताया था ना कौमुदी महोत्सव जो है वो दुर्गा पूजा के लिए दिखाई देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दुर्गा पूजा में। अगला क्वेश्चन है कि यह गांव महानगर बनेगा, किसने कहा था? तो देखिए प्राचीन काल में जब पटना एक छोटा सा गांव था जिसको पाटलीग्राम कहते थे, ठीक है, तब भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी की थी कि यह आगे चलकर यह एक महानगर बनेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि यह नगर हमेशा बाढ़ आग और आपसी कलह के भय से पीड़ित रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध ने कहा था, 21 का बी हो जाता।
नेक्स्ट है 22 नंबर कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएँ पाई जाती हैं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए अथर्ववेद में न 5 ऋषिकाएँ मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं का विशेष उल्लेख मिलता है। तो इसका 5 इसका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है 22 का बी। अगला है 23 नंबर कि 24 ऋषिकाओं का वर्णन किस वेद में मिलता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाता। देखिए यजुर्वेद के 34वें अध्याय में ज्ञान और सदाचार के उपदेश के रूप में वेद मंत्रों की व्याख्या करने वाली 24 विदुषी ऋषिकाओं यानी विद्वान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है। यजुर्वेद में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता। 23 का ए होता। ठीक है ऑप्शन नंबर ए। अगला है 24 नंबर कि प्रत्येकम में कौन सा उपसर्ग है। तो 24 का आंसर क्या होता। देखिए प्रत्येकम का संधि विच्छेद करने पर क्या होगा प्रति प्लस एक, इसलिए इसमें प्रति उपसर्ग लगेगा। ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है 24 का हो जाता है मेरा ऑप्शन नंबर ए। अगला है 25 नंबर कि विद्यापति कैसे कवि थे। तो 25 का आंसर बताइए। देखिए 25 का आंसर हो जाता है विद्यापति एक बहुमुखी प्रतिभा वाले कवि थे। उन्होंने श्रृंगार भक्ति संगीत नाटक दर्शन और विधि आदि विषयों पर रचनाएं की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता बहुमुखी। तो विद्यापति का इसका राइट आंसर हो जाता डी नंबर बहुमुखी थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25 का डी। 26 है कि मैथिली के अतिरिक्त किस भाषा में विद्यापति की रचनाएं हैं। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए विद्यापति ने मैथिली के अलावा मुख्य रूप से संस्कृत जैसे पुरुष परीक्षा तथा अपहट जैसे कृतिलता में भी रचनाएं की है। तो ठीक है तो 26 का आंसर क्या हो जाता संस्कृत में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता 26 का डी संस्कृत में। नेक्स्ट है 27 नंबर नीतिकार आलस्य को किस रूप में मानते हैं। तो देखिए संस्कृत के महान ग्रंथ नीतिस्तकम और आलस्य कथा पाठ के अनुसार आलस्य को मनुष्य के शरीर में रहने वाला उसका सबसे बड़ा शत्रु मतलब होता है रिपु को माना गया है। ठीक है रिपु शत्रु यानी रिपु माना गया है। श्लोक है आलस्यम किम मनुष्यानम सरिष्तो महान रिपु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी होता है रिपु। 27 का बी। 28 है कि वीरेश्वर कहाँ के मंत्री थे। तो देखिए आलस्य कथा पाठ के अनुसार वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। कहाँ के मिथिला के मंत्री थे। वे स्वभाव के अत्यंत दानशील और दयावान थे जो संकटग्रस्त लोगों और अनाथों को प्रतिदिन इच्छा भोजन और वस्त्र देते थे। तो कहाँ का इसका राइट हो जाएगा आंसर मिथिला का। ठीक है ऑप्शन नंबर सी 28 का सी हो जाएगा मिथिला। नेक्स्ट है श्रुत्वा अव्यय में निम्न में से कौन सा प्रत्यय है। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए श्रुत्वा शब्द में शुरू मतलब होता है सुनना धातु है और उसके साथ कत्वा आधा क होता है। ठीक आधा कत्वा प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो शुरू प्लस कत्वा श्रुत्वा इसका अर्थ होता है सुनकर। ठीक है सुनकर जिसका विकल्प में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कत्वा। ठीक है तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 29 का ए हो जाता। नेक्स्ट है 30 की आलस्यों के सुख को देखकर वहाँ कौन लोग आ गए। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आलस्य कथा पाठ के बताया गया था कि जब राजा की दयालुता से असली आलस्यों को मुफ्त में भोजन और सुख सुविधाएं मिलने लगी तो उन्हें देखकर बनावटी धूर्त होता है। ठीक है बनावटी को इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं धूर्त लोग भी आलसी बनकर मुफ्त का भोजन पाने के लिए वहां आकर जमा होने लगे। ठीक है तो 30 का आंसर क्या होता है सी नंबर धूर्त। ऑप्शन नंबर सी 30 का। अगला क्वेश्चन है कि आलसियों का रक्षक निम्न में से कौन होता है। तो देखिए आलसी व्यक्ति स्वयं का पेट भरने में असमर्थ होते हैं इसलिए समाज में उनका एकमात्र सहारा केवल दयावान यानी कारुणिक पुरुष होते हैं। क्या हो जाएगा तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा दयालु हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दयालु। 32 है कि कुल आलसियों की संख्या कितनी थी। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा
देखिए, जब बनावटी आलसियों की पहचान के लिए अलसशाला में आग लगाई गई, ठीक है, तो सभी धूर्त भाग गए। अंत में केवल 4 सच्चे आलसी थे वहाँ बचे रहे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 4 हो जाएगा, ठीक है। 32 का 4 आंसर हो जाएगा। 4 आलसियों की संख्या थी। नेक्स्ट है कि बच्चों की रक्षा कौन करता है? बच्चों की रक्षा कौन करता है? 33 का आंसर बताइए। देखिए, पाठ के श्लोक के अनुसार स्त्रियों का रक्षक उनका पति होता है और बच्चों को बालकों की सच्ची रक्षक उनकी माता होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। 33 का बी। 34 है कि चुपचाप क्यों नहीं रहते, किस आलसी ने कहा है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जब आग लगने पर बाकी 3 आलसी आपस में बात कर रहे थे, तब चौथे आलसी ने चीट कर कहा, अरे बर बोलो, कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते? तो 34 का डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर चतुर्थ ने कहा था ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है नीलोत्पलम का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है मेरा नीले कमल, ठीक है, नीले कमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 36 है कि शास्त्रकारय पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यह शब्द शास्त्रकार का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है जो बालकः की तरह शास्त्रकारय का अर्थ शास्त्रकारों के द्वारा या शास्त्रकारों से होता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का मेरा हो जाएगा शास्त्रकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, शास्त्रकारों के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37 कि इतस्ततः पद में किसका बोध होता है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इतस्ततः यानी इतः प्लस ततः, ठीक है। इतस्ततः का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? इतः प्लस ततः, ठीक है। इसका अर्थ जो होता है इधर उधर होता है, ठीक है। संस्कृत में जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन या कारक के बदलने पर भी नहीं बदलते उन्हें अब अव्यय कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाता, अव्यय। 37 का सी होता। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम था, क्या था बताइए। तो देखिए, मैत्रेय महर्षि याज्ञवल्क्य की विदुषी पत्नी थी। वे अपने ज्ञान और दार्शनिक विचारों के लिए प्रसिद्ध थी। जो उनका उल्लेख है उपनिषदों से में मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? 38 का डी होता, मैत्रेय, ठीक है। 38 का डी होता। नेक्स्ट है 39 नंबर कि वागाम्भरिणी किस वेद से संबंधित है? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वागाम्भरिणी ऋग्वेद की प्रसिद्ध ऋषिका थी। ऋग्वेद की देवी सूक्त 10.125 की दृष्टा यानी ऋषिका वागाम्भरिणी मानी जाती है। तो ये ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, संबंधित है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 40 नंबर कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसको कहा गया है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, विदुषी कवयित्री विजयांगिका को उनके उत्कृष्ट ज्ञान, विद्वता और साहित्यिक प्रतिभा के कारण सर्व शुक्ला सरस्वती की उपाधि दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजयांगिका को, ठीक है, विजयांगिका को, ऑप्शन नंबर डी। 41 है कि संस्कृत लेखिका समस्त पद में निम्न में से कौन सा समास है? तो 41 का आंसर क्या हो जाता? तो इसका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। तत्पुरुष के षष्ठी तत्पुरुष है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता, 41 का ए। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कि शिला भट्टारिका का संबंध भारत के किस भाग से है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, शिला भट्टारिका संस्कृत के प्रसिद्ध कवयित्री थी। प्राचीन साहित्यकार राजशेखर ने उनकी प्रशंसा की और उनका संबंध उत्तर भारत से माना जाता है, ठीक है, उत्तर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता? 42 का डी हो जाता, ठीक है, उत्तर भारत। नेक्स्ट 43
कि विजयांगिका का समय कब माना जाता है? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाता है 7वीं सदी में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाता है बी, 7वीं सदी में। नेक्स्ट है 44 नंबर कि वर्तमान काल की कवयित्री निम्न में से कौन है? तो 44 का आंसर हो जाता है मेरा क्या? देखिए, पंडिता क्षमा राव 20वीं सदी के प्रसिद्ध संस्कृत कवयित्री थी। उन्होंने सत्याग्रह गीता तथा अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की है। तो पंडिता क्षमा राव इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पंडिता क्षमा राव। 45 नंबर क्वेश्चन है कि ननस्यति पद में कौन सी धातु प्रयुक्त है? तो 45 का आंसर क्या हो जाता? तो 45 का आंसर मेरा हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ऑप्शन नंबर सी, हस हो जाता। ठीक है, अगला है 46 नंबर कि गच्छ छेयुः पद में कौन सा लकार प्रयुक्त है? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, गच्छ येहु गम धातु का विधिलिंग लकार है जो प्रथम पुरुष और बहुवचन रूप है। इसका अर्थ है कि वे जाए या उन्हें जाना चाहिए। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा विधिलिंग लकार, ऑप्शन नंबर डी होता। 47 है कि अहसन पद का पुरुष और वचन निम्न में से कौन सा है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अहसन हस धातु का लंग लकार भूतकाल है जो प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। इसका अर्थ होता है वे हंसे। ठीक है, तो 47 का बी हो जाता, प्रथम पुरुष के बहुवचन, ऑप्शन नंबर बी, 47 के बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पट पद किस लकार से संबंधित है? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? तो पट जो है लोट लकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, लोट लकार। नेक्स्ट है 49 कि अनुज्ञा किस लकार में आता है? तो 49 क्या हो जाएगा कि देखिए, लोट लकार का प्रयोग आज्ञा, आदेश, प्रार्थना, उपदेश, अनुमति या अनुज्ञा आदि के भाव के व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो लोट लकार इसका भी आंसर हो जाएगा, 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि बाल के सुपद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 50 का आंसर मेरा हो जाएगा सप्तमी विभक्ति। ठीक है, सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर सी हो जाता। कवि पद किस वचन से संबंध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का? ये द्विवचन से। ठीक है, द्विवचन से ये संबंध है। नेक्स्ट है 52 नंबर कि साधुन पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? तो देखिए, साधु का जो उक्रांत पुल्लिंग शब्द का द्वितीय विभक्ति रूप है जो बहुवचन रूप साधुओं होता है। इसका अर्थ होता है साधुओं को। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 52 का बी हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पितृन पद का विभक्ति और वचन निम्न में से कौन से हैं? तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, पितृ मतलब होता है, पितृ जो हो जाएगा ऋक्रांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जो द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप का पितृन होता है, तो इसका अर्थ जो होता है पिताओं को होता है। ठीक है, तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बहुवचन। अगला क्वेश्चन है 54 कि यद्यपि अव्यय में कौन सी संधि प्रयुक्त है? तो 54 का हो जाएगा यन संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 54 का ये हो जाता। 55 में है कि लोको युवम का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो 55 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लोका प्लस में, इसका मतलब होता है अ। ठीक है, अ, तो लोका प्लस में अयम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लोका प्लस में अयम। अगला 56 नंबर कि बालो अवदत्त पद में कौन सी संधि है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए बाला प्लस अवदत, ठीक है, यह विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और अगले अ का स्थान पर क्या हो जाएगा, अब्र यानी अ आता है, ठीक, इसलिए यह पूर्व रूप संधि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। 57 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण गुण है, तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ, ठीक है, ओ है वर्ण गुण। अगला है 58 नंबर कि गंत व्यायाम और गम नियम का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो 58 का क्या हो जाएगा, देखिए गम धातु में त्वयत गंत व्यायाम तथा अन्य मतलब हो जाएगा कि गम नियम प्रत्यय लगने पर कर्तव्य उचित या चाहिए का भाव प्रकट होता है, तो अतः दोनों का अर्थ जाना चाहिए होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर कि संख्या और कारक दोनों का बोध कराने वाला को क्या कहा जाता है। तो 59 का क्या हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं विभक्ति, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में विभक्ति के माध्यम से संख्या जैसे में हो जाएगा संख्या में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तथा कारक में हो जाएगा कर्ता, कर्म आदि, ठीक है, बहुत सारा आता है इसमें, तो दोनों का ज्ञान होता है, तो उसको हम बोलते हैं विभक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 59 का। नेक्स्ट है 60 नंबर कि संस्कृत में कारक के कितने भेद हैं। तो संस्कृत में कारक के 6 भेद होते हैं, ठीक है, और हिंदी में कितना होता है, तो हिंदी में 8 होता है, ठीक है। तो संस्कृत में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 60 का, ठीक है। 61 नंबर है कि संस्कृत में स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं। तो स्त्री प्रत्यय कुल 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 61 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि विभिन्न पदों का एक हो जाना को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए विभिन्न पदों का एक हो जाना को क्या बोलते हैं हम लोग, समास कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 62 का सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 62 का सी होता। अगला है 63 नंबर कि परिमाण बताने के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यह प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, 63 का सी हो जाएगा, ठीक है, 63 का सी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सह वनम गच्छति वनम पद में कौन सी विभक्ति है। तो 64 का आंसर क्या हो जाता है, तो ये द्वितीय विभक्ति हो जाता है, द्वितीय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि असत्यम पद में कौन सा समास है। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें नए समास हो जाएगा, ठीक है, नए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है 66 नंबर कि ये क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि असत्यम पद में कौन सा समास है। तो इसका नया समास हो जाएगा, ठीक है, 65 का बी हो जाएगा। अगला 66 है कि महाम का मूल शब्द निम्न में से कौन सा है। तो 66 का हो जाएगा अस्मद, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया से जिसका सीधा संबंध हो उसे क्या कहते हैं। तो 67 को क्या हो जाएगा, तो व्याकरण में क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले पद को कारक कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 67 का बी, कारक। स वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है, स का। तो 68 का आंसर क्या हो जाता, तो 68 का मेरा हो जाता सी हो जाता है, ठीक है, मुर्दा, सॉरी तालु हो जाता है, तालु, सी, ठीक है। स वर्ण का उच्चारण स्थान मेरा क्या हो जाएगा, तालु, सी नंबर इसका सही था 68 का। नेक्स्ट 69 नंबर कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं। तो बताए थे हिंदी में भी 25 होता है और संस्कृत में भी 25 होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
लास्ट 70 नंबर कि यह निम्न में से कौन सा वर्ण है यह, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, अंतस्थ होता है। ठीक है, य र ल व को हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, बी 70 का बी। तो अब बच गया सब्जेक्टिव का, तो पार्ट 2 में उसका भी क्लास को हम शुरू कर देंगे। ठीक है, पार्ट 2 का भी इसका वीडियो आएगा जो सब्जेक्टिव का रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।